सो गाइज अभी आई थिंक क्लियर है, वीडियो आ पा रही है एंड ऑल्सो द पीपीटी इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, ओके कैशवी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके सुपर। तो अभी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है। इट वुड बी एवरी थर्सडे, सेम टाइमिंग 8 से 9 ही होगा, लेकिन थर्सडेज को शिफ्ट हो गया है। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एंड आप में से अगर किसी को रिवाइज करना है तो वी ऑल्सो पुट द सेम पीपीटी, द सेम वीडियोस यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं, IMS.Delhi, IMS Delhi UG, IMS Delhi UG, ये हमारा चैनल है YT पे, यूट्यूब पे। आप इस पे जाके रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पुरानी सारी पड़ी हुई हैं, आप उस पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया है, तो अभी फटाफट शुरू कर लेते हैं। अभी जस्ट भागते हुए आ रहा हूँ मैं। गॉट अ फ्लैट टायर, आज बड़ी मुश्किल से, बड़ी बड़ी मुश्किलों से आया हूँ मैं। एनीवे, ठीक है, तो मैं अभी फटाफट शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। ठीक है, आप लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, तो सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी राजूर का शी रिसेंटली पास्ट अवे, वो फेमस क्या थी? ये बहुत प्यारा तरीके का क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे, एक पर्सन का नाम दे देंगे, आपको बताना है कि वो कौन थे। वो कोई पॉलिटिशियन थे, कोई एक्टर थे, कोई मतलब स्पोर्ट्स पर्सन थे, क्या थे? तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन डाल देंगे। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो मालिनी राजूरकर एक बहुत फेमस क्या थी? वॉज शी अ वेरी फेमस मराठी एक्ट्रेस? वॉज शी अ वेरी फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट? वॉज शी अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट? या फिर वो एक बहुत फेमस कथक डांसर थी? तो ये आपको बताना है कि वो क्या थी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो पलक इज गोइंग विद, ओके, पलक का आंसर आ गया, कांची का भी आंसर आ गया, अमीषा का भी आ गया, ठीक है। कशिश का भी आंसर आ गया, कैशवी का भी आ गया, नव्या का भी आ गया, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट दी अदर्स? धीरे लोग, अच्छा ईशिका का भी आ गया। धीरे धीरे आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, ठीक है। काफी बच्चे हैं हमारे पास, तो आई वांट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चन। कुछ भी लग रहा है लगाओ, जो हमारा प्रैक्टिस, जो हमारी प्रथा है जीके क्लास की, कि हम कोई भी क्वेश्चन को खाली जाने देते नहीं है, वी आंसर एवरी क्वेश्चन। सो टेक योर गेस, मालिनी राजूरकर आपको क्या लग रही हैं, वो फेमस क्या थी? ये मैंने करंट अफेयर्स जो भेजता हूँ मैं एवरीडे, उसमें भी डाला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप पक्का पकड़ लेंगे वो क्या थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर्स आ गए। शगुन, श्रुति, इशिता, मोक्षा, ओजस, सबके आंसर्स आ गए, वेरी नाइस गाइस। मालिनी राजूरकर जो रिसेंटली पास अवे हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत फेमस क्या थी? वो बहुत फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थी। आई डोंट माइंड द नंबरिंग माइंड मत करना, बट शी वॉज अ वेरी फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखो, बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एंड शी वॉज अ पर्सन, ठीक है। इनके बारे में ये ग्वालियर घराने की थी। म्यूजिक में आपको पता ही है, ठीक है, घराने होते हैं अलग अलग, तो ये ग्वालियर घराने से इनका संबंध था। और नीचे देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है, टप्पा और तराना जॉनर की इनकी कमांड एक्सेप्शनल थी, तो इनको जाना जाता था टप्पा और तराना जॉनर के लिए ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है इनके बारे में जानने लायक। ऑलराइट, ठीक है, सही है। चलो, बढ़िया आंसर्स आ गए, एवरीवन पार्टिसिपेटेड। तो पहला वाला डन हो गया, ठीक है, ओके। चलो अभी बात करते हैं अगले वाले पे। ऑल राइट, चलो, इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर इज इंस्टॉल्ड इन, ठीक है, अच्छी बात है। अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर आने चाहिए, पहली बात है, ट्रांसफॉर्मर आने चाहिए सिटीज में। तो ऑप्शन में सारी फेमस सिटीज है, तो अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगाया है? इसके दो तीन रीजंस हैं, ठीक है। क्यों लगाया है, कहाँ लगाया है, तो आपको बताना है कहाँ लगाना है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लगाया है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर, पता है आपको? ट्रांसफॉर्मर अगर बीच सड़क पे आपको साइड में अगर पेमेंट के पास है, तो उनपे तारे वारे निकलती रहती हैं। तो पहली चीज तो वो सिटी का वो जो एक सीनिक ब्यूटी होती है वो खराब करती है, क्योंकि तारे वारे लटक रही हैं। ऑल्सो वो हैजर्ड भी बहुत बड़ा होती है, बारिश वारिश हो गई, कोई तार टूट गई ना, लटक गई, तो लोग करंट से भी ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। और तीसरा रीजन ये है कि जब उसमें मरम्मत का काम होता है, रेनोवेशन का काम होता है, तो उसको फिर वो जो पेमेंट पे जहाँ पे वो एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इन सब रीजन की वजह से, और बारिश वारिश तेज हो जाए तो तार वार टूट सकती है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या, अंडरग्राउंड डाल दो। तो पहली सिटी बन गई है इंडिया में अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर डालने वाली, और भी बहुत सारी धीरे धीरे डालेंगे। तो पहला आपको बताना है कौन सी वाली सिटी है, ठीक है। आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया आंसर्स आ गए हैं, ओके, सही है, बहुत तगड़े आंसर्स आ रहे हैं। आई थिंक सबने एक ही आंसर दिया है, एक आध का यहाँ वहाँ हो गया है, पर जनरली बाकी सबका बिल्कुल, सबका आंसर सही। या तो बहुत तगड़ा तुक्का लगाया आप लोगों ने, या आपको जनरली पता था, ठीक है।
तो देखते हैं क्या आंसर है। ओके, तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, द मैक्सिमम पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में ये लगाया है पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर। और क्यों लगाया मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत सारे लगने वाले हैं। बैंगलोर तो जगह ही बड़ी प्यारी है, ठीक है वैसे, पर बैंगलोर के बारे में भी एक बात कहते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं, लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी भी बैंगलोरियन से आप बात करोगे उसके पास एक ही आर्ग्यूमेंट है कि वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। पर आपको कभी कभी 1-2 किलोमीटर जाने के लिए भी 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक सिचुएशन है। नथिंग अगेंस्ट बैंगलोर, बढ़िया जगह है, पर सबका अपना हिसाब है। ऑलराइट, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आपने क्या करना है एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो जी आगे देखते हैं, लेट्स सी नंबर 3, क्विकली विल रैप अप। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। सालिम सागू, साबूदाना होता है एक टाइप का, ठीक है, आपको बता, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिसेंटली उसको जीआई टैग मिल चुका है, सालिम सागू को। आपने बताना है कि ये सालिम कौन सी सिटी, सिटी कौन सी स्टेट की है। सालिम सिटी जो है वो कौन सी स्टेट की है, ये आपको बताना है। ठीक है, सालिम सागू एक साबूदाना होता है, इसको जीआई टैग मिल गया है। लास्ट टाइम हमने बात की थी जीआई टैग होते क्या है। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट्स को मिलते हैं जो एक जगह की बहुत डिस्टिंग्विश करके बताता है, कि जैसे मथुरा के पेड़े या आगरा का पेठा। तो पेठा पूरे इंडिया में कहीं से भी खा लो, लेकिन आगरा का पेठे की एक अलग बात है। राइट, तो ऐसे हैदराबादी बिरयानी हो, कुछ लोग कहेंगे लखनऊ बिरयानी भी अच्छी होती है, वो कंटेस्ट की बात है। ठीक है, तो अमृतसरी छोले कुलचे वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीजें बहुत कई जगह पे बहुत फेमस होती हैं, तो उनका नाम, दार्जिलिंग की चाय, तो चाय पूरे इंडिया में बहुत जगह मिलती है, पर दार्जिलिंग वाली द बेस्ट क्वालिटी, तो उसी तरह से। ठीक है, तो सालिम सागू को जीआई टैग मिल गया। आपको बस इतना बताना है कि ये सालिम जो है कौन सी सिटी में है, इतना ही क्वेश्चन है। कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या तमिलनाडु, ये बताइए आप। ठीक है, ओके, सो आंसर्स आ गए हैं, बढ़ चढ़ के आंसर्स आ गए हैं। अभी भी काफी लोगों ने आंसर्स दिए नहीं है, बहुत कम लोगों ने दिए हैं। ठीक है, कैशे बिल्कुल सही करेक्ट है। गमोचा ऑफ आसाम। सुशांत बिल्कुल सही बात है, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ठीक है, किसी जगह की पहचान होते हैं। ठीक है, जैसे बासमती जो है वो इंडिया की शान है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत उगाया जाता है, इंडिया पाकिस्तान में भी उगाया जाता है। कुछ साल पहले, शायद आपको पता हो ना हो, पता नहीं मुझे, पर कुछ साल पहले अमेरिका वालों ने क्या किया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या करा, बोला कि साबू, ये जो अपना बासमती चावल है, ये यूएस की खोज है, तो उन्होंने पेटेंट ले लिया इसके ऊपर। तो इंडिया ने बहुत तगड़ी फाइट मारी थी कि भैया ऐसा कैसे तुम लोग कभी भी उठ के आओगे और बासमती को अपना बोल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा है। तो बहुत लंबी फाइट हमने खेली थी, उसके बाद हम जीत गए थे, तो बासमती अपने को मिल गया था बाद में। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ मैं। सालिम जो है वो आपका तमिलनाडु में है, हाँ तमिलनाडु में, एग्जैक्टली तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सालिम। और साबूदाना तो इज वन इंडिकेटर, जीआई टैग मिला है, बट सालिम सिटी इज ऑल्सो नोन फॉर टेक्सटाइल मिल्स, बहुत अच्छी टेक्सटाइल मिल्स है वहाँ पे, वो, और दूसरा स्टील प्लांट। तो स्टील प्रोडक्ट्स के लिए इट इज नोन, वहाँ पे सालिम स्टील प्लांट है, तो उसके लिए वो सिटी जानी जाती है। ठीक है, तमिलनाडु की टॉप 4-5 सिटीज में आती है। ओके, तो ये साबूदाना क्या होता है, आई थिंक साबूदाना क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, घरों में होता है साबूदाना। साबूदाने की खिचड़ी भी होती है, साबूदाने की खीर भी होती है। छोटा छोटा होता है, व्हाइट पेलेट्स होते हैं, गोल गोल होते हैं, बिल्कुल। आपने बचपन में गोली चलाई होगी, खिलौने वाली गोली, उसमें पेलेट्स पड़ते हैं, येलो कलर के पेलेट्स पड़ते हैं, वो छोटे छोटे गोले होते हैं, वैसे साबूदाना होता है, बिल्कुल छोटा छोटा गोले जैसा, और बिल्कुल व्हाइट कलर में होता है। तो उसकी खिचड़ी खा लो, उसकी खीर बना लो, तो तरह तरह की चीजें उसमें बनती हैं। ठीक है, काफी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो साबूदाना। ठीक है, नवनीत ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। हाँ नवनीत, अभी क्लास के बाद घर में जाए, किचन में जाइए और मम्मी को बोले भाई साबूदाना दिखाना कैसा होता है। ठीक है, तुम लाइव देख लियो वहाँ पे। चलो के देखते हैं आगे। तो ये रहा, चलो नवनीत तुम्हारे लिए ये देखो, बता रहा था फोटो, तो फोटो भी आपके लिए हम लेकर आए हैं, बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ लेना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4, बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है। तो नई नई बुक्स जो लॉन्च होती है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, पुरानी कोई बुक, बहुत फेमस बुक है किसी ऑथर की, वो आ जाते हैं। चलो, तो फायर ऑन द गैंजेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये एक रिसेंटली बुक लॉन्च हुई है। आपको बताना है कि किसने लिखी है। राधिका अयंगर, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिरी और किरण देसाई, तो इन चार में से किसने लिखी है ये आपने बताना है। ओके, लेट्स सी क्या कह रहे हैं आप लोग।
आंसर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आंसर्स आने की स्पीड बहुत बहुत धीरे है। तो ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इन जीके क्लास, करंट अफेयर्स क्लास। आपको बढ़ चढ़ के आंसर लगाने, आते हो ना आते हो वो तो मैंने बता रखा है ना आपको, ड्रिल क्या है हमारी। आपको आते हैं नहीं आते कोई चक्कर नहीं, क्लास खत्म होने के बाद एक एक आंसर आपको आ जाएगा, दैट इज द आइडिया। ओके ठीक है, तो आंसर, अरे चलो बढ़िया, बहुत बड़ी बढ़िया आंसर आ गए। ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एक कोई सेम आंसर नहीं है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग सोच के आंसर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अच्छी चीज है। फायर ऑन द गैंजेस में आंसर बता दूं, आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, राधिका अयंगर। तो आंसर क्या है? राधिका अयंगर इज द करेक्ट आंसर। फायर ऑन द गैंजेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, तो ये राधिका अयंगर जी ने लिखी हुई किताब है। अब थोड़ा बता दूं इस किताब में है क्या। देखो, बनारस के बारे में, ऑल्सो नोन एज वाराणसी, सब जानते हैं बनारस। ठीक है, बनारस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैबिटेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पुरानी अभी तक कंटिन्यूसली हैबिटेबल सिटी है दुनिया में। और एक और आध्यात्म स्पिरिचुअल से काफी जुड़ी हुई सिटी है वो। ठीक है, आध्यात्मिक बड़ा एंगल है उसके अंदर। गैंजेस, गंगा गंगा जी वहां से बहती हैं, तो बहुत एक रूहानी, एक आध्यात्मिक जगह है वहां पे। ठीक है, तो लोग अपना जीवन खत्म करने के बाद, ठीक है, तो उनको वहां पे प्रभावित करते हैं गंगा जी में। तो एक वहां पे कम्युनिटी है, डॉम कम्युनिटी। वो कम्युनिटी क्या करती है, जो आखिरी दाह संस्कार है वो परफॉर्म करती है वहां पे, ठीक है, लोगों का। तो उनके ऊपर ये कहानी है। तो ये जो किताब की कहानी है, ये उन कम्युनिटी के ऊपर है, कि उनका जो काम है, उनका जो बेसिक पेशा है, वो जो जिनका अंतकाल, जिन जो जिन जो चल जिनका जो जिनकी डेथ हो गई है, उन लोगों की जो बॉडीज है, उनको वो दाह संस्कार करते हैं उनका। तो उनकी लाइफ में एक दिन कैसा होता है, क्या क्या करते हैं, और क्या कैसा काम है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, तो उसको ये चीज, ये जो किताब है, उसको थोड़ा सा डाइव इन करती है और थोड़ा समझती है। ठीक है, तो उसके ये कहानी का बैकड्रॉप। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा सा उसका फ्रंट पेज है, ठीक है, कवर पेज थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 3 पे आते हैं। ओके ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन अफ्रीकन यूनियन के बारे में। G20 रिसेंटली कंक्लूडेड, आप सबको पता है। और उसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इंडिया ने लिया था, कि अफ्रीकन यूनियन को भी हमने इन्वॉल्व करवा लिया था, परमानेंट मेंबर बना लिया। ऐसा कोई विजिटिंग मेंबर नहीं है या फिर इनविटेशन वाला मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर बना दिया G20 में अफ्रीकन यूनियन को। और सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीका जो है उस वो किसी भी ग्लोबल स्टार्टर के लेवल के ऊपर किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था नहीं, वो उसको हमने इनवाइट करके बनाया। तो बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है हमारी। तो आपको ये बताना है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब अफ्रीकन यूनियन के आने की बात कर रहे हैं G20 में, लेकिन कोई भी अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर नहीं पूछा। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है वो जनरली एग्जाम में उतनी आती नहीं है, बिकॉज G20 में अफ्रीकन यूनियन आ गया, सबको पता लग ही गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा टफ बनाने के लिए वो हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है, अदिस अबाबा इथियोपिया में है, अबुजा नाइजीरिया में है, या नायरोबी कीनिया में है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं, 55 कंट्रीज आती हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो ज्यादा कंट्रीज हैं, कुछ को पार्ट लिया नहीं है, पर इसके अंदर 55 कंट्रीज आती हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर। ठीक है, और आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं ना, लाइफ, ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस, द लाइफ ऑफ ह्यूमंस स्टार्टेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका में जब हमने ट्रेस बैक किया, साइंटिस्ट ने जब ट्रेस बैक किया, तो आखिरी जो हमारा मदर है, जो हम सबकी मदर है, जो ह्यूमंस की मदर, वो एक अफ्रीका में ट्रेस बैक हुई थी। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं ह्यूमैनिटी इवॉल्व इन अफ्रीका। ओके ओके नेहा इस पूछ रही नेहा नेहा पूछ रहे हैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी। नेहा, रिकॉर्डेड क्लास का लिंक आपको कल परसों में आ जाएगा, आई थिंक कल ही आ जाएगा लिंक। और हम, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, IMS दिल्ली UG, उस पर हम डाल देते हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, उस पर देख लीजिएगा। ओके, तो आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स आ गए हैं, वेरी नाइस। ठीक है, ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, बी पार्ट है, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही लगाया, अदिस अबाबा इथियोपिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो अदिस अबाबा, और सब जो मैंने लिखा है कैपिटल्स हैं। कायरो इजिप्ट कैपिटल, अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है, अबुजा नाइजीरिया की, और नाइरोबी कीनिया की कैपिटल है। तो पहले कैपिटल और फिर कंट्री का नाम लिखा ताकि आपको याद भी रहने में आसानी हो जाए। तो अदिस अबाबा इथियोपिया, बी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है, बढ़िया लगाया आप लोगों ने। एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन लिटिल, ठीक है, पढ़ लेना। और ये देखो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन का नाम लिखा है, अजाली ओस्मानी। ये भी याद कर लेना, ठीक है, अजाली। और पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम याद करना, अजाली, ए नाम है, ऐसे याद कर लेना कि अजाली है करके, ठीक है, ताकि एग्जाम में आएगा तो देख के याद आ जाए। चलो एग्जाम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 पे आते हैं। झारखंड कैबिनेट अप्रूव पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर दिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है, ये एक नई चीज है, नई इंफॉर्मेशन है कि झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पेंशन की सुविधा कर दी है और साथ में ओबीसी स्टेटस भी दे दिया है। आपको ये बताना है कि झारखंड का सीएम कौन, झारखंड स्टेट के सीएम कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, शगुन इज आस्किंग कि करंट अफेयर्स तो कहीं से भी आ सकती है, तो हमें और कोई भी टॉपिक से आ सकती है, हमें कितना करना। शगुन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ करंट अफेयर्स की, ये कहीं से भी आ सकती है। करेक्ट। तो वही बात है, करंट अफेयर्स इज नॉट यार लाइक योर मैथ्स और इंग्लिश की यू आर नॉट सपोज टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ये थॉट लेकर अगर कोई बच्चा क्लास में जा रहा है, एग्जाम में जा रहा है कि उसे करंट अफेयर्स का हर एक क्वेश्चन करना है, जीके का हर एक क्वेश्चन करना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर जीके का हर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का हर क्वेश्चन हर बंदा कर लेता तो यूपीएससी में लोग, हर बंदा आईएएस बन जाता। यूपीएससी को टफेस्ट एग्जाम क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट मैथ्स बेस्ड। लोगों के आईआईटी में 100 आ जाते हैं मैथ्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लोग 100 कर लेते हैं, लेकिन आज तक किसी के भी 100 और 100 नहीं आए हैं, या कंप्लीट मार्क्स आईएएस में पेपर में यूपीएससी में नहीं आए, बिकॉज करंट अफेयर्स के नेचर ही बहुत वास्ट है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हम हर हफ्ते जो क्लास करते हैं, अब देखो हर हफ्ते हम 10-15 क्वेश्चन करते हैं, तो हर महीने में कम से कम 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब पूरे साल में इमेजिन करो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। फिर जो हम एवरी डे में 5 करंट अफेयर्स आपको स्निपेट्स भेजता हूँ, वो कितने क्वेश्चन है? आप 365 लगा लीजिए, अगले साल तक मिलते रहेंगे आपको लगातार, तो उसका बल्क देखिए। तो इवेंचुअली जब तक एग्जाम देने जाओगे तब तक आपका जो डोमेन है ना वो बहुत बढ़ जाएगा करंट अफेयर्स का, कि इतने सारे आपने कम से कम मेरे ख्याल से नाना करते हुए आप कम से कम 2-2.5-3 हज़ार क्वेश्चन कर लोगे करंट अफेयर्स के, ठीक है, तो उसमें से आपके सबसे ज्यादा फंस जाएंगे। दैट इज द आइडिया, ठीक है। ओके, सो आंसर्स आ गए हैं सबके, बहुत बढ़िया आंसर्स आ गए हैं। चलो अभी आंसर्स रिवील करते हैं। बहुत सारे बंदे ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की तरफ जा रहे हैं। गाइस, करेक्ट आंसर है भूपेश बघेल, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, भूपेश बघेल इज करेक्ट। और ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में। ओह, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हेमंत सोरेन करेक्ट आंसर, आई एम रियली सॉरी, करंट अफेयर सॉरी, करेक्ट आंसर हेमंत सोरेन ही है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हैं, करेक्ट। तो भूपेश बघेल साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं, और झारखंड के आपके हेमंत सोरेन ही हैं, करेक्ट। चलो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, आगे थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिफीटेड सर्बिया टू लिफ्ट इट्स फर्स्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी? तो पहली बार ऐसी कंट्री बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी ले ली है, जिसने जीत ली है, और उसने सर्बिया को हराया, और वो कंट्री पहली बार ये कारनामा कर पाई है, ठीक है। तो क्या साउथ कोरिया है, बेल्जियम है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, कौन सी वाली कंट्री है ये आपने बताना है, ठीक है। मैं आपको अगर हिंट, अगर आप चाहें तो मैं आपको हिंट देता हूँ। उस कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बोलते थे, अब तो चाइना हो गया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और उसने जो कमाई की है, और वर्ल्ड वॉर 2 में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, अब मेरे ख्याल से तो क्लियर हो ही गया है सबको। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत तगड़ा रोल प्ले किया था। नेहा, आप पूछ रहे हैं कहाँ शेयर करते हो? नेहा, आप यू फॉर कैट, आप कैट के लिए हैं क्या? आई यू फॉर कैट और यूजी? आप मुझे बता दो, क्लियर कर दो एक बार। अच्छा हाँ। तो नेहा, यू फ्रॉम विच सेंटर? आप यू फ्रॉम विच सेंटर? रजौरी, ठीक है। तो नेहा, रजौरी पे मैम होंगी, ठीक है। तो मैम को बोलना कि जो करंट अफेयर्स एवरी डे आई सेंड 5 करंट अफेयर्स स्निपेट्स टू द यूजी ग्रुप, आप उनको बोलना कि वो आपके कैट वाले ग्रुप में भी भेज देंगे।
तो जो करंट अफेयर्स मैं भेजता हूँ, जो यूजी में भेजते हैं वो लोग, उनसे बस रिक्वेस्ट कर लेना कि वो आपको आपके कैट वाले ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वो डाल देंगे, ठीक है, उनको बोल दीजिएगा। तो एवरीडे आई सेंड 5 कैट अफेयर्स, तो अब थोड़ा थोड़ा उसको भी करते रहोगे, और फिर इवेंचुअली महीने के एंड में आई सेंड दिस कंपाइल्ड मंथली मैगजीन, तो वो आप रिवाइज करते रहोगे, गुड टू गो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर है जर्मनी, हिंट मैंने दे दिया आपको, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है बास्केटबॉल में, और उसने पता नहीं कहाँ से वो कंट्री एकदम उभर के निकल के आई है, एंड इट वन द वर्ल्ड कप। तो पूरी दुनिया हैरान है एक्चुअली, ठीक है, पूरी दुनिया इस बात का है ना कि जर्मनी कैसे जीत गया, टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, एंड दे डिफीटेड सर्बिया। तो एग्जाम में आंसर आ सकता है जीता कौन है, जर्मनी, ये भी पूछ सकते हैं कि जर्मनी जीत गया, हराया किसको है, तो सर्बिया को हराया। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो ये देखिए आप, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, तो हमारा भाई आजकल इंडियन टीम इज ऑन अ रोल, इज ऑन अ हाई, और चंद्रयान, आदित्य एल1, उसके बाद एशिया कप पाकिस्तान के मैचेस, ठीक है, इवन दो द रेन ट्राइड टू प्ले अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट, लेकिन एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज वेल। ठीक है, तो बढ़िया जीत गए हम लोग, 2 दिन का मैच चला, पर अच्छा है, हम लोग जीत गए। तो आपने बताना है, क्वेश्चन है, विराट कोहली हैज बिकम द फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू स्कोर व्हाट, 10,000 रन, 12,000 रन, 11,000 या 13,000। तो रिसेंटली ही हैज अचीव दैट स्टेटस की भाई हमारा, ठीक है। और आप एक चीज देखोगे, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कभी फोटो लगाई नहीं, ये वाले क्वेश्चन में मैंने विराट कोहली की फोटो लगाई है, ठीक है, डोले दिखाते हुए ठीक है, बनता है भाई, बनता है, छक्के वक्के देखे आपने इनके, ठीक है, रिसेंटली सेंचुरी लगाई, बहुत बढ़िया। तो तो 10,000, 12,000, 11,000, 13,000, तो कौन सा वाला रन बनाने वाले इज बिकम द फास्टेस्ट, ठीक है। तो इसमें बड़े बढ़ चढ़ के आंसर आ रहे हैं, ऋषभ कह रहे हैं 13,000 लॉक है, 100% आराम से गारंटी है सर, बहुत बढ़िया। सो एवरीवन इज गोइंग, ऋषभ, ओके, एवरीवन इज गोइंग ऑलमोस्ट सेम आंसर पे आ रहे हैं, ठीक है, सबका सेम ही आंसर है। द करेक्ट आंसर गाइस, द करेक्ट आंसर इज योर 13,000 रन्स। तो ही हैज बिकम द फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर to reach 13,000 runs ka milestone. And just an interesting fact to share with you guys, not just 13,000 run, he has become he is the fastest ODI player to achieve fastest 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 and 13,000। तो सिर्फ 13,000 नहीं, 8 से लेके 13 तक he has become the fastest one to reach all those milestones। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, और ही इज इंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स 100 सेंचुरीज, ठीक है, 100, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल 100, चाहे वो टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, 100 है। तो ये हमारा भाई अभी धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा है, होपफुली ही रीच सून। ऑलराइट, ठीक है, चलो, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, भाई हमारा डोला दिखा रहा है ठीक है, तो डोले दिखाते हुए फोटो है, बनता है, बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 9। ओके, सो अनदर स्पोर्ट्स क्वेश्चन, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का टाइटल अभी रिसेंटली एक इंडिया ने जीत लिया, आपको बताना है कौन है। प्रकाश पादुकोण, शरद कम, वो कमला लिखा है, वो एक्चुअली कमल है, तो उसको रीड इट एज कमल। तो शरद कमल है, किरण जॉर्ज या नन, ठीक है, इन तीनों में से कौन है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल। तो आंसर्स की बहुत तगड़ी स्पीड आ रही है, बहुत तेज स्पीड आ रही है। ओके, सो तनिषा, खुशी, श्रुति, कैशवी, दिव्यांश, शिष्टा, आरती, सबके आंसर्स आ गए हैं। बाकी लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन सा वाला लगाया जाए। ओके, लवन का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी लोग धीरे धीरे सोच सोच के लगा रहे हैं। हमेशा का भी सही है, ओके, बढ़िया, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तुम बता दूं, जो प्रकाश पादुकोण जो मैंने ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वो बैडमिंटन के बहुत बड़े लेजेंड है, ठीक है, बहुत बड़े लेजेंड है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, ये बैडमिंटन की दुनिया में बहुत बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है, और ये प्रकाश पादुकोण ने जीता हुआ है। एंड ही इज द फादर ऑफ दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण के फादर भी हैं। दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर भी है, कर्टसी टू हर फादर, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पुराने प्लेयर तो रिटायर हो चुके हैं, अब तो रिटायरमेंट हो गया इनका। शरद कमल की बात करूं, ही इज ए वेरी गुड टेबल टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन के प्लेयर नहीं है, शरद कमल इज ए टेबल टेनिस प्लेयर,
ठीक है, और ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 10 में आते हैं, तो बहुत तगड़े प्लेयर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है किरण जॉर्ज। तो किरण जॉर्ज रिसेंटली क्लिंच्ड इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल, और जापानीज प्लेयर को उन्होंने फाइनल में हराया था, तो बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात क्यों है, कू ताकाहाशी ऑफ जापान उसको हराया था। तो अभी करेंटली ये 50 ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनकी रैंकिंग जो है वो 50th है। ठीक है, उन्होंने 82 रैंक के बंदे को हराया था। और बड़ी बात क्यों है हराना, बिकॉज जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स हैं, चाहे बैडमिंटन की बात करो चाहे टीटी की बात करो आप, जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स हैं, ये दीज आर डोमिनेटेड बाय पीपल फ्रॉम द ईस्ट एशियन कंट्री, जैसे चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, मलेशियंस हो गए, इंडोनेशियंस हो गए। ठीक है, इनका दबदबा है भाई, मतलब अगर आपने यहाँ पे ब्रेक इन कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी धीरे धीरे बैडमिंटन हमारे यहाँ पे दो तीन स्पोर्ट्स हैं जो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब जैसे ही अब ये अपना ओलंपिक्स होता है, तो हमारी नजरें कहाँ पे होती है, रेसलिंग में, कि भाई रेसलिंग में गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा। ठीक है, और दूसरा बैडमिंटन में साइना नेहवाल या अपने है ना सिंधु, ये कुछ करेंगी, ये लेकर आएंगी, वहां नजर होती हैं। अभी अपने नीरज चोपड़ा से थोड़ी सी एथलेटिक्स में, जावलिन में थोड़ी सी उम्मीद है कि भाई गोल्ड सिल्वर कुछ तो लेकर आएंगे वो। ठीक है, तो ये दो चार स्पोर्ट्स हैं हमारे जहाँ पे नजरें रहती हैं, तो उठ के आए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारे एनजीओ बहुत पुश कर रहे हैं कि कि इंडिया का एक नाम बने स्पोर्ट्स में। देखो, इंडिया की गवर्नमेंट का ना एक सेंट्रल एक आइडिया है, हमें विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु बनना है मतलब हमें वर्ल्ड पावर बनना है। लोग आजकल चाइना को वर्ल्ड पावर मान रहे हैं, उसके साथ साथ इंडिया को भी उसी सेंटेंस में इंडिया का नाम भी आता है, चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया। एशिया की तरफ देखते हो, जापान तो गया, पुराना हो गया, साउथ कोरिया भी कोई बड़ी पावर नहीं, लेकिन चाइना एक इमर्जिंग पावर है। तो चाइना के साथ इंडिया एक इमर्जिंग पावर की तरह देखा है। और अगर आपका इमर्जिंग पावर बनना है तो आपको हर जगह डोमिनेट करना पड़ेगा, चाहे आईटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे सॉफ्ट कल्चरल पावर हो, चाहे G20 जैसा एक मेगा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स, तो आपको हर जगह दबदबा बनाना ही पड़ेगा। दुनिया में जितने भी, जैसे अब आजकल जैसे ओलंपिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, यूएस का दबदबा है, यूएस के बाद चाइना का दबदबा है। तो अगर आप वर्ल्ड पावर बनना चाहते हो तो आपको हर जगह अपनी डोमिनेंस दिखानी ही पड़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पुश कर रही है, बहुत सारे एनजीओ भी पुश कर रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंडियंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है, बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 10। ओके, ऑलराइट, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इंडियन टेलीफोन लिमिटेड आईटीआई एक कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। ठीक है, ये सरकारी कंपनी, इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनी है, और ये इसने खुद का एक लैपटॉप और माइक्रो पीसी बनाया। इंटेल के साथ कोलैबोरेशन करके इसने लैपटॉप्स और पीसी बनाए हैं, और उनके सारे टेस्टिंग सब बिल्कुल खरे उतरे हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सब के ऊपर वो पीसी और लैपटॉप बिल्कुल, ये बिल्कुल इंडियन कंपनी है, सरकारी कंपनी इनफैक्ट। उसने मैन्युफैक्चर कर दी लैपटॉप। आपको बताना उस ब्रांड का नाम क्या है। हिट है नाम, स्मैश है नाम, फास्ट है या डायमंड है, क्या नाम है उस लैपटॉप और माइक्रो पीसी जो उन्होंने बनाए हैं। और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं, केरला गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 500 कंप्यूटर्स जो स्कूल में बच्चों के लिए होते हैं, वो लैपटॉप्स वो भिजवाने हैं इन्होंने। ठीक है, और धीरे धीरे कम से कम 4 से 5 हजार लैपटॉप्स एंड माइक्रो पीसीज उन्होंने डिलीवर कर दिए। ठीक है, तो धीरे धीरे और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इंडियन टेलीफोन कंपनी आईटीआई कहते हैं, सरकारी कंपनी, इंटरेस्टिंग बात है, सरकारी कंपनी। तो उसने एक लैपटॉप बनाया इंटेल के साथ मिलकर। आपने बताना है कि ब्रांड कौन सा है। ठीक है, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, समवन इज ट्राइंग टू बाय अ लैपटॉप पीसी, तो इट्स अ गुड ब्रांड, यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, और अच्छी बात है कि सारे इंटरनेशनल टेस्ट सब पे खरा उतरा है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग में कोई चोरी की है, नहीं, बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिलता है वो भी इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, ओके, सो आंसर्स आ रहे हैं आंसर्स। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नाम बड़े थोड़े इंटरेस्टिंग नाम है, हिट, स्मैश, फास्ट, डायमंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा नाम ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमें। ठीक है, इस समय पे तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो कि किस में, किस वाले वर्ड में फील आ रही है कि हाँ ये लग रहा है किसी लैपटॉप का नाम। ठीक है, कभी कभी नाम भी धोखा दे देते हैं। पर एनीवे, लेट्स सी। चलो, आंसर्स आ गए हैं आपके। गाइस, जो इंडियन कंपनी ने लैपटॉप बनाया उस लैपटॉप का नाम है ऑप्शन 2, स्मैश। ठीक है, वेरी वियर्ड नेम, वेरी ऑड नेम। मैंने भी जब पढ़ा था मतलब कि ये क्या नाम हुआ, स्मैश क्या नाम हुआ। ठीक है, पकड़ के लोग पटक ही देंगे फिर लैपटॉप को, अगर चलेगा नहीं तो। ठीक है, बट ठीक है। और स्मैश नाम सुनते ही आई थिंक वो आप लोगों ने देखा ना, मॉल्स वगैरह में होता है क्रिकेट के लिए, बाकी स्पोर्ट्स के लिए है ना, तो भी एक स्मैश। तो ये है आपका लैपटॉप, लुक्स नाइस, लुक्स डिसेंट। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, स्मैश नाम है।
और ये इंडिया में लॉन्च किए थे, इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ऑलराइट, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने उस तरफ जाएंगे, स्टैटिक वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये कौन होता है? ठीक है, ओके, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मुझे क्या लगा था, मुझे लगा कि ये सारे के सारे बंदे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब कर देंगे। लेकिन अब मैं आंसर्स देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो चीज इतनी आसान लगती है उसमें भी थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। और इस वाले क्वेश्चन को लेके मैं पर्सनली बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सब कर ही देंगे यार। मैं तो डालने वाला भी नहीं था, मैंने कि जो पूछ लेते हैं। और अभी देख रहा हूँ मैं, अच्छा किया मैंने डाल लिया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की बहुत गलत हो गया आंसर। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर जो मैं बताता हूँ आपको क्या है। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इज योर ऑप्शन 3, प्रेसिडेंट। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो प्रेसिडेंट, इंडियन आर्म फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के बीच में एक संतुलन, एक सिनर्जी बनाने के लिए होते हैं। 1999 कारगिल वॉर जब हुई थी, सबको पता है, कारगिल वॉर जब हुई थी तो कारगिल वॉर जीते हमने, वगैरह वगैरह हमने जीत लिया। तो उसके बाद जब कमीशन बैठा था तो समझ में आया था कि क्यों ये लड़ाई करनी पड़ी, वजह क्या, वो तो ठीक है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान कुछ खामियां समझ में आई थी। और वो खामियां ये थी कि आर्मी अलग लड़ रही है, नेवी अलग लड़ रही है, एयरफोर्स अलग लड़ रही है। तो तीनों के बीच में जो सिनर्जी है उसको और अच्छा करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए उन्होंने बोला भैया एक बंदा होना चाहिए तो तीनों को कोऑर्डिनेट करेगा। तो वो बंदा कौन था? उसको पोस्ट का नाम रखा गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस का नाम रखा गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम रखा गया, कि वो बंदे को तीनों लोग रिपोर्ट करेंगे और वो बंदा तीनों से कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो बिपिन रावत जी हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अनफॉर्चुनेटली उनका हेलीकॉप्टर गिर गया था, हम सबको पता ही कहानी, तो अनफॉर्चुनेटली वो किस्सा हो गया था। बट ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये कहानी है। डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट अ सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट इज द कमांडर। ठीक है, सुप्रीम कमांडर। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो दो तीन बातें इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और करंट जो है वो अनिल चौहान है। करंट जो है वो अनिल चौहान जी है, उससे पहले बिपिन रावत नंबर 1 थे, पहले वाले थे। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन। चलो अच्छा आगे देखते हैं। ऑल राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। दुनिया का वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? मेघालय, मणिपुर, आसाम या मिजोरम? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अभी एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर फ्लोटिंग है तो जमीन पे तो होगा नहीं, मतलब ऑब्वियसली किसी वाटर बॉडी में होगा, है ना? तो ये होता है लोकटक लेक। लोकटक झील है एक, आपको स्टेट बताना है मुझे, तो टेल मी द स्टेट। लेकिन जो झील का नाम है वो है लोकटक, LOKTAK, लोकटक लेक, उसके ऊपर ये है। और ये इसका नाम 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 बताऊंगा मैं आपको, पहले आप मुझे स्टेट बता दो कौन सा वाला स्टेट है। ठीक है, आंसर्स बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, फटाफट। ओके, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आजकल ये वाला स्टेट थोड़ा खबरों में था, आजकल तो नहीं, G20 से पहले, थोड़ा सा कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले इसके बारे में काफी न्यूज वगैरह में बातचीत हो रही थी, कुछ पंगे यहाँ पे हो गए थे, है ना, कुछ हिसाब किताब हो गया था। बस बस पकड़ लिया आप लोगों ने, मेरा हिंट देने की देर थी, आप सबने पकड़ लिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल साहब, तो सबने आंसर कर दिया। करेक्ट आंसर है मणिपुर। करेक्ट करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, लोकटक लेक के ऊपर ये है। और उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ, यस, केबुल लमजाओ, ये नेशनल पार्क का नाम है। और ये फ्लोटिंग नेशनल दुनिया का इकलौता है, और लोकटक लेक के ऊपर है, मणिपुर स्टेट के अंदर। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ ना, अभी एशियन गेम्स में हम जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, होंगजू जगह में एशियन गेम्स हमारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है,
तो जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एशियन गेम्स, इस एशियन गेम्स में क्रिकेट भी हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बताना है उस क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन। एक तो एशिया कप में हम खेल ही रहे हैं, उसके बाद एक एक टीम हमारी वहां भी जा रही है, एशियन गेम्स में भी जा रही है। आपको बताना है उस एशियन गेम्स में इंडियन टीम का कैप्टन कौन है। ये आपने मुझे बताना है कि कैप्टन कौन है। एंड आपको बता दूं एक बार, अगले साल वी हैव ओलंपिक्स। 2024 में ओलंपिक्स हो रहे हैं। आप मुझे सिटी बता दो कहाँ पे हो रहे, वेन्यू बता दो मुझे। हाँ, खुशी का बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। खुशी, पेरिस में हो रहे हैं। 2024 के जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो पेरिस में हो रहे हैं। और उसमें भी क्रिकेट को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे थे, लेकिन मना कर दिया एंड में। अगर वो इन्वॉल्व कर लेते तो इस साल वर्ल्ड कप, अगले साल ओलंपिक गोल्ड आ जाता हमारा। ठीक है। थोड़ा एस्पिरेशनल है पर ठीक है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के सबके आंसर्स आ गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़। सो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो इंडियन टीम के कैप्टन है। कौन से वाले इवेंट के लिए? एशियन गेम्स के लिए, जो इंडियन टीम क्रिकेट में वहां पे जाएगी। और 50 ओवर के नहीं, वो 20-20 ओवर के होंगे। वो T20s होंगे। जो एशियन गेम्स में होंगे वो T20s होंगे। ठीक है, और वो ऋतुराज गायकवाड़ हमारी टीम को हेड करेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप सबसे। क्वेश्चन क्या, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, चलो। ये आपके सामने कुछ दिख रहा है, आप मुझे बता दो ये क्या है। लेट्स टेक अ रैंडम गेस, देखते हैं आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, या आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, या आपका तुक्का कहाँ तक जा रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, कौन है ये, क्या हो सकता है ये? लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, चाइनीज रोबोट्स। ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। कार्टून्स हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैस्केट्स हैं। कैशवी ने बिल्कुल सही बताया, टेलीटबीज, इज दिस सेइंग टेलीटबीज है। हाँ, वेरी क्लोज टू दैट, वेरी क्लोज टू दैट। ठीक है। अ, सही है। बिल्कुल ठीक है, ओजस ने बताया चाइनीज रोबोट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये चाइनीज रोबोट्स हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एशियन गेम्स के मैस्कॉट हैं। ठीक है। यस, ये एशियन गेम्स के मैस्कट हैं, और इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ ही है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है, ये तीनों को साथ में गिनते हैं। चेन चेन सबसे लेफ्ट में जो ब्लू वाला, इसका नाम है चेन चेन। बीच वाला इसका नाम है कॉन्ग कॉन्ग। और सबसे राइट वाला जो है थोड़ा सा ग्रीनिश में है बंदा, उसका नाम है लियान लियान। ठीक है, लियान लियान सबसे राइट वाला। बीच वाला कॉन्ग कॉन्ग, कांग्रेस वाला कॉन्ग, तो कॉन्ग कॉन्ग। और चेन चेन, CHEN, चेन चेन। और सबसे राइट वाला लियान लियान, LIAN। तो लियान लियान, कॉन्ग कॉन्ग और चेन चेन। ठीक है। तो ये आपके रोबोट्स हैं। ठीक है, और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ये एशियन गेम्स के आपके मैस्कॉट्स हैं। और ये रोबोट्स हैं, तो ये चाइना को दिखा रहे हैं, चाइना की पावर को दिखा रहे हैं कि चाइना AI में, रोबोटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। तो ये चाइना का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि हम लोग, हमारा जो जहाँ पे होंगजू हो रहा है, होंगजू में जहाँ एशियन गेम्स हो रहे हैं, होंगजू और जिस प्रोविंस में है वो जाना जाता है IT के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो एरिया उसके लिए जाना जाता है। तो ये वैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग मतलब या शोइंग आवर इकोनॉमी या हमारा प्रोवेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस। तो ये दिखा रहे हैं। ठीक है। मोक्षा आज आस्किंग कि मैस्कॉट मीन्स, मोक्षा, मैस्कॉट का मतलब ये होता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इमेजिनरी चीज, ठीक है, किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो आप जैसे आप किसी गेम्स या कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसका एक मोटो बनाते हैं, जो हर 4 साल में, 3 साल में होता है, उसका मोटो होता है। जैसे ओलंपिक का भी मोटो है, एशियन गेम का भी मोटो है। तो एक मोटो होता है, मोटो एक फील दिखाता है कि हम सब साथ खड़े हैं, या कोई अच्छी बात बताता है। और मैस्कॉट उस पूरे के पूरे गेम्स का रिप्रेजेंटेशन है होस्ट कंट्री का। जैसे 1952 में एशियन गेम्स हुए थे इंडिया में, 1952 में इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे आजादी के बाद। ठीक है। तो उस एशियन गेम्स में जो हमारा मैस्कॉट था वो था अप्पू, बड़ा सा हाथी था। ठीक है, अप्पू। तो अप्पू घर बन गया था बाद में, दिल्ली में अप्पू घर बन गया था, आपको याद होगा शायद, अब तो शायद बंद हो गया, चल रहा है पता नहीं। तो अप्पू घर बन गया था, तो अप्पू जान, तो इंडिया की पावर को प्रोजेक्ट कर रहा था। इंडिया का हेरिटेज एनिमल कौन है? एलिफेंट है।
इंडिया का हेरिटेज एनिमल जो है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? वो एलिफेंट है। तो आप किसी भी जानवर को, किसी भी इमेजिनरी चीज को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि पूरे के पूरे गेम्स की स्पिरिट को बता रहा है। इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ने अपना बता दिया, चाइना में, और चाइना ने अपना बता दिया कि हम रोबोटिक्स में अच्छे हैं, हम एआई में अच्छे हैं। तो जस्ट अ प्रोजेक्शन, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, इसके टॉयज बनाएंगे, मर्चेंडाइजिंग करेंगे और बेचेंगे, यही करेंगे वो। ठीक है, इसके टॉयज बनाएंगे, इसको, इसके आईपीआर राइट्स निकालेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स निकालेंगे, इसको बेचेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खिलौने तो बनाते हैं वो लोग, बढ़िया। ठीक है, खुशी ने बिल्कुल सही बताया, शेरा द मैस्कट, बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ दिल्ली में जो हुए थे, शेरा द मैस्कट था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया डिस्कशन हो गया गाइस। अच्छा, माई डैड नेम्ड माई ब्रदर आफ्टर दिस। ठीक है, तो किसी का घर का नाम अप्पू भी है, बहुत बढ़िया बात है। चलो गाइस, अच्छा डिस्कशन हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमारी प्रथा है, एंड में हम क्या करते हैं, टेक अ क्विक रिवीजन बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1। चलो, तो क्विक रिवीजन करते हैं। तो अपने इन दोस्तों को बाय बोल दो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन, इनको बाय बोलते हैं, और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इंडियन टीम का जो टीम जा रही है एशिया कप में, जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए, T20 वाला। उसमें जो कैप्टन है वो कौन है? वो है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर। मणिपुर में है, लोकटक झील के ऊपर है, केबुल लेमजो नाम है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन फोर्सेस कौन, किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद आईटीआई, इंडियन सरकारी कंपनी, इसने एक लैपटॉप निकाला है, उसका नाम क्या है? माइक्रो पीसी लैपटॉप निकाला, उसका नाम है स्मैश। ठीक है, उसका नाम है स्मैश। उसके बाद इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल, ये किसने जीत लिया? ये किरण जॉर्ज ने जीत लिया। उसके बाद 13,000 रन बनाने वाला फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर कौन है? इट इज विराट कोहली। और 8,000 से लेके 13,000 तक सारे फास्टेस्ट भाई ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप ट्रॉफी रिसेंटली हुई थी, किसने जीती है? सर्बिया को हरा के जर्मनी ने जीती है, सर्बिया को हरा के जर्मनी जीती है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पेंशन्स मिलेंगे और ओबीसी स्टेटस दिया जाएगा झारखंड स्टेट के अंदर। तो आपसे जो मैंने पूछा था कि झारखंड का सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, बिल्कुल सही है, हेमंत सोरेन। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन ने G20 का पार्ट बन गए, परमानेंट मेंबर की तरह बन गए। आपको बताना था कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, इथियोपिया की कैपिटल है। ऑलराइट, तो फायर ऑन द गैंजेस। ओके, सो फायर ऑन द गैंजेस, ये जो बुक है, ये आपको बतानी थी किसने लिखी है? राधिका अयंगर ने लिखी है। किसने लिखी है? राधिका अयंगर ने। उसके बाद सालिम सागू, साबूदाना है, ये मिला है इसको, जीआई टैग मिल गया। आपको बताना था कि सिटी कहाँ पे है सालिम, ये है आपकी तमिलनाडु, ये है आपकी तमिलनाडु। देखो, मैंने तो बनाया है कि सिटी कहाँ पे है, एग्जाम में बोल देंगे आपको कि जीआई टैग इनमें से किसको मिला है, तो सालिम सागू भी हो सकता है, वो आसाम वाला जो गमछा है वो भी, तो तीन चार चीजें हो सकती है, आपको बोल देंगे ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, वन ऑन टू, वगैरह वगैरह। ओके, पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर इंडिया में कहाँ पे इंस्टॉल किया है? पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे इंस्टॉल किया है? आपको बताना था आंसर। द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन जो था कि मालिनी राजूरकर रिसेंटली शी पास्ट अवे। आपको बताना था कि ये कौन थी फेमस? शी वॉज ए वेरी फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, और ये ग्वालियर घराने से इनका संबंध था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बढ़िया सा रिवीजन भी हो गया, और रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग इन। आई विल सेंड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप्स, काइंडली टेक अ लुक। और मिलते हैं अगली बार, अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय।